हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर आशीष गंज पर। तो हम आज फिर से एक नई नए वीडियो लेके आए हैं, नए टॉपिक लेके आए हैं जो साइंस में हम कवर करेंगे। आज 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। उसमें से जितने भी उसको रहा होगा आपका, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक भी बिना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव है, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बोल्ट इकाई है, यानी कि ये पूछा है इलेक्ट्रॉन किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसकी इकाई है। तो यहाँ पर बता दें, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ऊर्जा की, बी आवेश की, बी सी विभवांतर की और डी शक्ति की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा की इकाई है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर आवेश की इकाई कौन सी है, ये कूलम है। और विभवांतर की इकाई पूछे तो यहाँ पर विभवांतर की क्या हो जाएगी, ये बोल्ट हो जाएगी। बोल्ट एवं शक्ति की क्या है, वाट है। शक्ति की क्या है, वाट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है। थियोडोलाइट, लंबवत कोण, सूर्य किरणों की तीव्रता, सी है द्रवों की श्यानता और डी है भूकंप की तीव्रता। तो ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरआरबी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो यहाँ पर थियोडोलाइट यंत्र है, इससे क्या नापा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो हमारा लंबवत कोण है, यही इससे नापा जाता है। देखिए आपको जो थियोडोलाइट है इससे लंबवत कोण नापा जाता है। और सूर्य की किरणें किससे नापा जाता है, ये सूर्य की नापते हैं एक्टियोमीटर से, ठीक है। और यहाँ पर बता दें आपको, जो द्रव की श्यानता है इससे क्या मापते हैं, बिस्कोमीटर से नापते हैं। और भूकंप की तीव्रता आप सब जानते हैं, इससे कौन से किससे नापते हैं, ये नापते हैं सीस्मोग्राफ से। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यानी कि कॉस्मिक किरणें जो होती हैं इसका किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन ए है आवेशित कण, बी है अनावेशित कण, सी है आवेशित व अनावेशित दोनों से हो सकती हैं, और डी है ऑप्शन में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आवेशित कण है ये इसी से संबंधित, कॉस्मिक किरणें किससे संबंधित है, आवेशित कण। ये भी देखिए, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रसारण होता है। देखिए एफएम आप सभी जानते हैं ये क्या होता है। एफएम रेडियो जो होते हैं इसी का प्रसारण किस किस अंक के बीच में होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी आवृत्ति जो बैंड होती है किसके बीच में आप बजाया जाता है इसमें। तो आप सभी जानते होंगे इसमें कहाँ से कहाँ तक बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, जो 88 से लेकर 108 MS फ्रीक्वेंसी होती है, इसके मध्य इसके रेडियो का प्रसारण होता है। यही सब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है RAS और RTS में 2015 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, तो यहाँ पर कथन देख लेते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों के धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी आंसर हमारे सभी जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं, इसकी जो पराश्रव्य तरंगों की जो क्या होती है, ये किससे कहाँ तक होती है। तो ये पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, 20,000 से ऊपर तक होती है पराश्रव्य तरंगों की। और अपश्रव्य की कितनी होती है, ये होती है 0 से लेकर के 20 तक।
और श्रव्य तरंगें कितनी होती है, ये होती है 20 से लेकर के 20,000 के बीच, जो हमारे मनुष्य इनको ही सुन सकता है। तो प्राश्रव्य तरंग का कितना होती है, 20,000 से ऊपर होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर समीकरण हमारे, सभी क्वेश्चन हमारे, यहाँ सभी कथन जो हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है। एक्स किरणों का प्रयोग, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, बहुमूल्य पदार्थों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, सी है हृदय रोग का पता लगाने के लिए, डी है धातु का काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग किसमें किया जाता है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। किसका, एक्स किरणों का। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, धारामापी, विभवमापी, डायनेमो, विद्युत मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है, डायनेमो मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को हम लगातार करेंगे, कोई भी गैप नहीं करेंगे। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है सेंटीग्रेड, बी है कैलोरी, सी है अर्ग और डी है जूल। देखिए यहाँ पर हमारी सभी जो ऊष्मा की इकाई हैं, सभी हमारी ये कैलोरी, अर्ग और जूल ये सभी हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड जो हो रही है हमारी, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है, ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है ताप के किस पैमाने। तो ऑप्शन ए है सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन और डी र्यूमर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन केल्विन है ये हमारा ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है ऊर्जा का, ताप का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 4:9, बी है 2:3, सी है 16:81 और डी है √2:3। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, जब कोई तरंग होती है तो जब दर्पण से टकराती है तो उसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए आयाम में, बी है आवृत्ति में, तरंगदैर्घ्य में और डी है वेग में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो उसके आयाम में परिवर्तन होगा, उसके आयाम में क्या परिवर्तन होगा, आयाम में होगा परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। ऑप्शन ए भूगोल के अंदर की चक्र धाराएं, बी है इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, सी है पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश और डी है उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्रोड के अंदर जो भूक्रोड यानी पृथ्वी के जो अंदर क्रोड है, हमारे पृथ्वी के अंदर जो क्रोड है उसमें इसमें कई प्रकार की धाराएं चक्कर लगाती रहती हैं, चक्रीय होती हैं ये धाराएं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10⁻⁻13 मीटर के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1 एंगस्ट्रॉम, बी है 1 एक्सरे यूनिट, सी है 1 मिलीमीटर और डी है 1 माइक्रोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1 एक्सरे यूनिट। अगला क्वेश्चन है, नैनो कण का आकार
नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए थोड़ा लेंदी है ऑप्शन, पर यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 nm से 100 nm तक। देखिए ये भी उत्तराखंड पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे यानी कि धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव होती है। देखिए जब पुच्छल तारे होते हैं, जो धूमकेतु होते हैं, ये इनकी दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो यहाँ पर बता दें आपको, ऑप्शन ए है सूर्य से दूर की ओर, और बी है सूर्य की ओर, सी है उत्तर पूर्वी की ओर, और डी है दक्षिण पूर्वी की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य से दूर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, देखिए यूपी लोअर में पूछा हुआ है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से चोट लगने का कारण क्या है? देखिए जब भी हम पत्थर को या कोई ठोस ऐसी वस्तु होती है उसमें हम यदि कोई लात मारें या कोई अपने हाथ पटकें तो उसमें वो चोट लग जाती है, हमारे हाथ लौट के ही हमारे हाथ में चोट लग जाती है या पैर में लग गई। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण देखिए जड़त्व तक हुई, जड़ तो वहीं पर टिका हुआ रहता है, एक तरह को उसको खींचता है। वेग का इसमें कोई मतलब नहीं होगा, संवेग कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया यानी कि वो प्रकृति प्रतिक्रिया करेगा तभी हमें चोट लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है वेग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। देखिए जब भी हम कोई उजाले से या धूप से आते हैं तो अंधेरे जो कमरे में जाते हैं, भले ही वो लाइट जल रही हो लेकिन उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे दिखने लगता है। यहीं पर ये बात हो रही है कि बाद में धीरे धीरे उसे सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो इसका कारण क्या है? पुतले के आकार में परिवर्तन, बी है लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, सी है रोडाप्सिन का व्यंजक व पुनः विरेचन होना, और डी है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम प्रकाश तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो हमारी क्या है, उसी के अनुकूल परिवर्तन होने लगती है और हमें दिखाई देती हैं कुछ वस्तुएं। जैसे हमें धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है तो वो क्या है, उसी अनुकूल में ढलने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमारे जो प्रकाश जो होता है और ये आंखों पर ही ज़्यादा फोकस करता है और उसी आकार में ढल जाती है। जैसे हम कम रोशनी में जाते हैं तो उसी आकार में वो धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? तो ऑप्शन ए है इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर, और डी है ट्रांसमीटर। तो ये भी देखिए यूपी पीएससी में प्रीमियरली में ये पूछा हुआ है 2006 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रेक्टिफायर जो होता है दृश्य जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसको दृश्य धारा में ही परिवर्तित करती है। कौन सी? रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? ऑप्शन ए है 12, बी है 9, सी 6 और डी 3। देखिए ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आरपीएस में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 9 हो जाएगा। 9। जब भी हम 60 वाट के बल्ब को रोज यानी डेली 5 घंटे जलाएं तो 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगा? वो 9 यूनिट खर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं माध्यमान,
RMS मान, शिखर मान, माध्य वर्ग मान। ये भी देखिए SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाए। जो RMS है ये मान मापते हैं AC परिपथों में, जो होता है AC मीटर मापता है किसको, RMS मान को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई ये क्यों किया जाता है? देखिए यहाँ पर बता दें आपको, ऑप्शन ए है यह सुचालक है, बी यह सस्ती है, सी यह आघात वर्धनीय है, और डी है इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर ये भी SSC क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एग्जाम में 2005 में पूछा हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है। ठीक है, बहुत ऊंचा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो फिलामेंट होता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये भी पूछ लेते हैं इसका जो क्या होता है, ये गलनांक क्या होता है? तो इसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। तो यहाँ पर ये पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रिज्म से जब भी प्रकाश गुजरता है तो कई रंगों में बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ पर प्रकाश कई भागों में बढ़ जाता है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है। प्रिज्म अब सभी जानते हैं एक हीरे की तरह से होता है, वही होता है प्रिज्म। ठीक है, चलिए एक तरह से कहें हीरे की तरह ही होता है। अगला है, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन ए है पायरेक्स कांच से, बी फ्लिंट कांच से, सी साधारण कांच से, और डी कोबाल्ट कांच से। तो यहाँ पर बता दें आपको, ये भी SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ है। तो ये किससे बनता है? ये फ्लिंट कांच से बनता है। फ्लिंट कांच से, फ्लिंट लेंस जो बनता है किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप, यहाँ पर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर धारा, ऑप्शन ए है धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, सी है ध्वनि का परावर्तन, और डी है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का जो परावर्तन होता है स्टेथोस्कोप से इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होती है। देखिए घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी है ऊष्मा ऊर्जा, और डी है रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर बता दें जो घड़ी में होती है ये कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। घड़ी की स्प्रिंग, फ्यूज तार की विशेषता होती है। फ्यूज तार, देखिए जब भी हम कटआउट घर में कोई लगाते हैं, कटआउट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ फ्यूज तैयार किए जाते हैं। जो फ्यूज होते हैं ये फ्यूज क्यों कहते हैं? ताकि जब भी कोई अधिक लाइट वगैरह आती है, बिजली आती है, तो उसमें क्या है एकदम से हमारे घरों का जो सामान है ये फॉल्ट ना हो, इस वजह से ये फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो विशेषता होती है ये क्या होती है? तो यहाँ पर बता दें, ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, बी है निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, सी है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, डी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, गलता बहुत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम निम्नलिखित में किसके समतुल्य है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट जो न्यूटन है 9.8 न्यूटन के समतुल्य है 1 किलोग्राम का भार। यहाँ पर आपको बता दें कि जो 1 किलोग्राम भार में 9.8 जो न्यूटन होते हैं। 1 किलोग्राम भार का अर्थ ये है कि यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, 1 किलोग्राम का भार का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से, तो यहाँ पर एनीमोमीटर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पानी के बहाव को किस में नापते हैं? ये क्यूसेक में नापते हैं। और पानी की गहराई तो नापते नहीं है, प्रकाश की तीव्रता भी हम देखिए यहाँ पर MPPSC में प्रीलिमिनरी में पूछा हुआ है 2013 में। तो ऑप्शन यहाँ पर एनीमोमीटर यानी वायु संबंधित है, वायु की गति को नापते हैं, यानी पवन की जो वेग होता है उसको नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी फटाफट तैयार किए हैं। ये हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हमने आपका एक भी जो समय है बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।